हाँ जी, पीरियोडिक फंक्शंस में हमने जो कल लास्ट लेक्चर में वो एलसीएम वगैरह पे क्या है कैसे नहीं, फिर सिंप्लीफिकेशन से डील करते हैं या वो एलसीएम वाले मेथड से भी कैसे डीलिंग करते हैं, कैसे वो धोखा देता है, वो सब पे हमने बात कर ली। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है उसी के अंदर हमारा दैट इज फॉर कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस में पीरियड का क्या रोल रहता है ना, तो उसी के अंदर जो फिफ्थ पॉइंट हो गया, फोर्थ एलसीएम वाला था, फिफ्थ पॉइंट फाइंडिंग पीरियड के अंदर कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दें, अगर मान लो बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है और अंदर वाला भी नॉन पीरियोडिक है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आंसर नॉन पीरियोडिक ही आएगा। ठीक है भाई, अगर बाहर वाला फंक्शन भी नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला फंक्शन भी पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक है, मान लो e की पावर x स्क्वायर है, तो ये कैसे बना है फंक्शन, fx था e की पावर x, gx था x स्क्वायर, तो फोग क्या हो गया आपका e की पावर x स्क्वायर हो गया। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई पीरियोडिसिटी वाला फील ही नहीं है ना, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो नॉन पीरियोडिक होगा ही होगा। दूसरी चीज, मैं f ऑफ g की बात कर रहा हूं, f ऑफ gx की, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अगर बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है और अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो फंक्शन पीरियोडिक होगा विद पीरियड ऑफ अंदर वाला फंक्शन gx। ये आपका f है, ये आपका g है, तो अंदर वाला फंक्शन का जो पीरियड है वही पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपको एक आंसर तो देंगे, लेकिन वो आंसर आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि वो सही है या नहीं है, मतलब आपको उससे छोटा और वो सब नंबर चेक करने पड़ते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको कोई वो मतलब दो राय नहीं होनी चाहिए। पहले ही बताया था, ये कोई पक्के रूल थ्योरम ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट की पॉइंट्स है। तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लो यार फंक्शन है e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स, या e की पावर साइन एक्स है ना, बाकी सब छोड़ो, e की पावर साइन एक्स ये फंक्शन है। अब आप सोचो ये फंक्शन कैसे बना होगा। ये फंक्शन बना था e की पावर x के अंदर ये f था और ये g था साइन x। आपने फोग बनाया, e के अंदर f के अंदर g रखा, तो e की पावर साइन x बन गया, ऐसे ही तो बना होगा। अब आप सोचो 0 से 2 पाई में साइन अपनी एक साइकिल पूरी कर लेगा, 0 से 2 पाई में साइन अपनी एक साइकिल पूरी कर लेगा, वैल्यू -1 से 1 चली जाएगी, e की वैल्यू e की पावर -1 से e की पावर 1 तक जो भी जानी है चली जाएगी। फिर 2 पाई से 4 पाई वापस साइन रिपीट करेगा, तो e को तो जबरदस्ती वापस रिपीट होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू आनी है वो रिपीट होती जाएंगी। तो 0 से 2 पाई में साइन जो वैल्यूज देगा वही वैल्यू e की वैल्यू साइन x को कोई वैल्यू दे देगा। फिर 2 पाई से 4 पाई में साइन सेम वैल्यू देगा, तो e की पावर साइन x भी तो सेम वैल्यू देगा। अल्टीमेटली जो पीरियड साइन x का हो गया वही पीरियड e की पावर साइन x का हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा अगर फोग फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं है पर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो अंदर वाले फंक्शन के पीरियड से आप जजमेंट कर सकते हो। जैसे y बराबर e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब बाहर वाला फंक्शन e की पावर x नॉन पीरियोडिक है, पर अंदर वाला फंक्शन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, तो फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 चलेगा, तो e की पावर 0 से e की पावर 1 तक जाएगा, फिर 1 से 2, फिर वो आप भाई x 1 से 2 जाएगा। अब ये सोचो x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक। उसके बाद e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक जाएगा, e की पावर 0 1 से लेके e तक, ऐसे ही तो होगा। वापस फिर जब x 1 से 2 होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वापस 0 से 1 होगा, ये वापस आपका e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 से e होगा, तो x वापस 2 से 3 होगा, वो वापस 0 से 1 होगा, वो वापस 1 से e होगा। अल्टीमेटली जितने पीरियड में फ्रैक्शन रिपीट करेगा उतने में e की पावर फ्रैक्शन रिपीट करेगा। तो फोग के अंदर जो अंदर वाला फंक्शन का पीरियड है ना, वही मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर वाले फंक्शन का पीरियड हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, बट
जरूरी नहीं है हमेशा हो, है ना। जैसे कोई बच्चा कहे कि सर साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स कैसे बनाए भाई, एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और जी एक्स एक फंक्शन है साइन एक्स। अगर मैं इसमें बोलूं फोग बन गया तो साइन रख दिया तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो सर अंदर वाला फंक्शन तो साइन एक्स है, तो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड तो 2 पाई है, पर क्या पूरे फंक्शन का पीरियड 2 पाई है क्या इसमें? इसका तो पीरियड पाई है ना, आप जानते हो ना। yes. तो वही मैं कह रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये आपको गाइडेंस देगा। जैसे मान लो अगर आपने उससे, वैसे तो इसका आपने पीरियड याद ही कर रखा है, चलो मान लो वो अभी तक जो पढ़ाया वो भूल गया, आप तो इस पॉइंट की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर ने कहा इसका पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई इसका पीरियड है नो डाउट, बट फंडामेंटल है यानी इस बात की गारंटी नहीं है। तो आप अगेन वही लॉजिक, 2 पाई इसका पीरियड है तो हो सकता है पाई इसका पीरियड, हमने पाई चेक कर लिया, हमने कहा चेक पाई, तो आपको पता चला एफ ऑफ पाई प्लस माइन एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब ये एफ पाई पीरियड है। फिर आपने पाई बाय 2 चेक करा तो वो नहीं आया, हेंस आप कहोगे कि पाई इसका पीरियड है। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आपका पीरियड तो होगा, बट वो फंडामेंटल हो या ना हो, कभी कभी आपको धोखा भी दे सकता है। तो अल्टीमेटली इन जनरल ये कोई रूल नहीं है कि बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है अंदर वाला पीरियोडिक है, तो बाहर वाले के अंदर जो फंक्शन है उसका जो पीरियड है वही बाहर वाले का पीरियड होगा। ऐसे तो फिर इस रूल में फेल हो गया ना वो, यहाँ अंदर वाले का पीरियड 2 पाई था बट पूरे का फंक्शन पाई आ गया, यहाँ 2 पाई था बट 2 पाई ही आया। तो इन जनरल वो सही ही बैठता है, बट आपको फिर भी वो जो अब तक की ज्ञान है जो आपका, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पक्की थ्योरम्स नहीं है, ये फैक्ट्स है आपके। बात समझ में आई? yes. ठीक है जी, क्लियर है। मोटी मोटी बात क्या बोली, बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो अंदर वाले का पीरियड आपका पीरियड देगा। अब आप उसको चेक तो कर ही ले, ठीक है। yes. चलो थर्ड पॉइंट, दोनों पीरियोडिक है, अंदर वाला भी पीरियोडिक है बाहर वाला भी पीरियोडिक है, तो किसका राज चलेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। थर्ड पॉइंट, पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक, तो भी अंदर वाले का ही राज चलेगा। ये एफ है ये जी है, हम कहेंगे फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड ऑफ g1 विद पीरियड ऑफ gx। इसके पीछे वाले में मैंने लिख दिया था ना कि उसके पीरियड से ही वो होगा, मतलब अगर मान लो f का पीरियड t1 है, g का पीरियड t2 है, तो इस पूरे का फंक्शन का पीरियड t2 ही होगा। अगेन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, t2 का सब मल्टीपल तो हो ही सकता है, बट इन जनरल वो आपका आंसर दे देगा। कैसे? जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया sin x का फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। आप सोचो एक फंक्शन fx है वो फ्रैक्शन पार्ट है, दूसरा फंक्शन है gx वो sin x है, तो क्या आपको दिख रहा है ये फोग लिखा हुआ है f के अंदर g, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ sin x। तो इसमें कंपोजिट में बाहर वाला भी पीरियोडिक है अंदर वाला भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड 1 है और इसका पीरियड 2 पाई है अंदर वाले का। लेकिन आप सोचो ओवरऑल का फंक्शन कैसे डिसाइड होगा? x 0 से 2 पाई जब जाएगा, x जब 0 से 2 पाई जाएगा तो साइन एक्स साइकिल पूरी कर देगा, वहां से जो भी वैल्यू आनी है वो कवर हो जाएगी -1 से 1, और फिर फ्रैक्शन को जो भी उसमें वैल्यू लेनी है वो ले लेगा। अगेन पाई से 2 पाई में साइन फिर रिपीट करेगा, साइन फिर वही वैल्यू रिपीट करेगा, फ्रैक्शन फिर वही वैल्यू रिपीट करेगा। तो अल्टीमेटली वो रिपीटिशन किसके बिहाफ पे हो रहा है? साइन के बिहाफ पे हो रहा है या फ्रैक्शन के बिहाफ पे हो रहा है? साइन के बिहाफ, है ना। तो अल्टीमेटली आपको ये फील आनी चाहिए इसको देखते ही। ऑब्वियसली अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड है ना, फोग में अगर दोनों पीरियोडिक है पीपी है, तो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड जो पी है वही आपका आंसर होगा। तो इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। अगर मान लो मैंने कहा कि फंक्शन है साइन के अंदर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, अब देखो अब क्या होगा। अब अगर हम बात करें तो बाहर वाला फंक्शन तो साइन एक्स है एफ एक्स, और जी एक्स है आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो अब इसका पीरियड तो बाहर वाले का है 2 पाई और अंदर वाले का है 1, लेकिन ओवरऑल का पीरियड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि देखो जैसे ही x 0 से 1 होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आपका कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 तक होगा। फ्रैक्शन पार्ट आपका 0 से 1 होगा, तो साइन का ग्राफ देखो 0 से 1 में, 0 पे साइन 0 होता है, 1 तो होगा ही नहीं एग्जैक्ट, 1 पे ओपन साइन 1 आएगा, ठीक है ना। तो साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी?
0 से ओपन साइन 1 तक होगी। फिर दोबारा देखो, जब x 1 से 2 तक जाएगा, वापस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वही वैल्यू लेगा बेटा, 0 क्लोज 1 से ओपन तक, और वापस साइन की वही वैल्यू आएगी क्या, 0 से लेके साइन 1 तक। तो इस तरह से बार बार रिपीट होता रहेगा, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या 1 आएगा। हाँ जी। yes sir, एक चीज और इंटरेस्टिंग देखें, इसका ग्राफ देखें, ग्राफ समझे। ग्राफ पता है इसका कैसा होगा कि मैं आपको दोनों के ग्राफ बताता हूं, है ना, मजा आ जाएगा आपको कि यार अब तो हमारे ग्राफ में हम इतना कुछ समझ गए हैं ना। ये आपने आई होप नोट कर ही लिया होगा, दोबारा से ग्राफ से समझ लेंगे ना। yes sir, ठीक है, दो चीजें की बात कर रहा हूं, एक फंक्शन था साइन ऑफ एक्स का फ्रैक्शन पार्ट, और एक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स का फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, पहले तो अब ये देखिए, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, आपने एक जजमेंट पास कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड 1 है। इसका मतलब अगर मैं कोई भी एक लेंथ की यूनिट में इसका ग्राफ बना दूं और उसके बाद इसको रिपीट करवा दूं तो मेरा ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन की खासियत ये होती है कि एक लेंथ का पीरियड का ग्राफ पता चल जाए, टी लेंथ में ग्राफ पता चल जाए, फिर वही आगे रिपीट कराना है, वही पीछे रिपीट कराना है, तो पूरा ग्राफ बन जाएगा आपका। yes, तो मैंने क्या बोला, x को लिया 0 से लेके 1 ओपन तक, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आपका 0 से 1 तक क्या होता है, x ही होता है या नहीं होता भाई। yes, फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ ये होता है 0 से 1, 1 से 2, तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बराबर होता है। तो जब x 0 से 1 के बीच है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कितना, x है, तो y बराबर, अगर मैं किसकी बात बताऊं, साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की, तो 0 से 1 के लिए तो ये x ही है, तो जब x आपका 0 से 1 है तो क्या आप बोल सकते हो y बराबर साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है आपका वो साइन ऑफ x के ही बराबर है। तो देखो 0 पे वैल्यू क्या लेगा, साइन 0, और 1 पे वैल्यू कितनी लेगा, साइन 1। 1 होता है लगभग 57 डिग्री के आसपास, है ना, तो 57 डिग्री के आसपास होगा ये, सपोज ये 1 है, और ये आपका वैल्यू होगी साइन 1, यहां पे आएगा आपका ओपन। फिर देखो जब x 1 से 2 तक जाएगा, वापस साइन वही फ्रैक्शन में x 0 से 1 तक जाएगा, लेकिन अगर आप फंक्शन की इक्वेशन देखोगे तो 1 से 2 तक साइन होता है x माइनस 1, तो आप कहोगे साइन x का ग्राफ बना के उसको 1 शिफ्ट कर दो, तो 1 शिफ्ट कर दिया, फिर x माइनस 2। तो अलग अलग डेफिनेशन खोलने की जरूरत ही नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन की बहुत अच्छी खासियत बात यह है, आप पीरियड पता कर लो, उसका पीरियड पता करने के बाद आप एक उस लेंथ की, टी लेंथ उसका पीरियड है ना, तो टी लेंथ, कोई भी टी लेंथ में ग्राफ बना लो और उसको आगे पीछे रिपीट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने टी लेंथ में बना लिया, उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पीछे -1 से 0, इस तरह से आपका ये ग्राफ बन गया किसका, साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का। क्या ये बात समझ में आ गई? yes sir, यस सर। अब बात कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ साइन x की। तो पहली बात तो ये भी पीरियोडिक है, अच्छी बात है, पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2 पाई है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब हमें पहले 2 पाई लेंथ में ग्राफ बनाना है, फिर हम उसको आगे पीछे रिपीट कर सकते हैं। तो मुझे 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाना है ना, 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाना है मान लो। तो पहले तो एक बात बताओ, जब x 0 से लेके साइन एक्स का ग्राफ देखो आप ध्यान से, पहले साइन एक्स का ग्राफ देखो क्या होता है। आपको एक चीज पता है कि फ्रैक्शन के अंदर, है ना, थोड़ा सा दिमाग ध्यान से लगाएं, फ्रैक्शन के अंदर अगर कोई चीज 0 से लेके 1 तक होती है तो उसका आंसर x ही होता है। फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ यही तो होता है। yes sir, तो 0 से लेके पाई के बीच में, यस सर। 0 से लेके पाई के बीच में क्या साइन 0 से 1 के बीच है? पहले तो आप ऐसा करो, फ्रैक्शन को ऐसे डील करो भाई, इंटीजर पे फ्रैक्शन हमेशा 0 होता है या नहीं होता है, ये बताओ। yes sir, तो जहां जहां साइन इंटीजर है ना, वहां वहां फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होगी। पहले तो ऐसा करो, तो साइन 0 0 पे है तो उसका फ्रैक्शन 0 होगा,
फिर साइन पाई बाय 2 पे 1 होगा, 1 का फ्रैक्शन 0 होगा, फिर साइन पाई पे 0 होगा, यहां फ्रैक्शन 0 होगा, फिर साइन यहां पे -1 होगा आपका यहां, तो भी उसका फ्रैक्शन 0 होगा, और साइन 2 पाई पे 0 होगा तो भी उसका फ्रैक्शन 0 होगा। तो इंटीजर्स पे तो डॉट यहां आएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बाकी पार्ट की। बाकी पार्ट में ऐसे सुने यार कि जब जब आंसर 0 से पाई के बीच है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में है, ना तो वैल्यू 0 है, ना पाई बाय 2 है, ना पाई है, तो क्या साइन एक्स की वैल्यू ओपन 0 से ओपन 1 के बीच है? अब इस हिस्से में साइन की वैल्यू ओपन 0 से ओपन 1 के बीच है या नहीं है? यस सर। अब साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, मतलब फ्रैक्शन का आर्ग्यूमेंट 0 से 1 के बीच है। तो फ्रैक्शन का आर्ग्यूमेंट जब 0 से 1 के बीच होता है तो वो y बराबर x ही होता है, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है। मतलब इस दौरान में y बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन x का जो ग्राफ होगा वो साइन x के ही बराबर होगा। यस सर। तो देखो ये ग्राफ ऐसे बना, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे डॉट आ गया, फिर बना ऐसे 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 ऐसे। अब खुद सोचो यहाँ पे वैल्यू अगर साइन की 0.3 है, 0.3 का फ्रैक्शन 0.3 खत्म, 0.7 का फ्रैक्शन 0.7 खत्म, यहाँ 1 हुआ, 1 का फ्रैक्शन 0, फिर 0.9, 0.8, 0.7, 0.6। तो यहां से यहां तक तो ग्राफ ऐसे ही चलेगा, यहां से यहां तक भी ग्राफ ऐसे ही चलेगा। यहाँ ब्लैक 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 ये डॉट आ गया, मतलब यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब दिक्कत क्या आएगी, जैसे ही ग्राफ इसके इधर गया नीचे पाई के इधर जाएगा, फिर साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 से लेके 0 के बीच होगी। हाँ जी बोलो। यस सर। अब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 होगी, मतलब बाहर वाले फ्रैक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट कौन होगा, -1 से 0। तो -1 से 0 में फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ क्या होता है भाई, -1 से 0 में फ्रैक्शन पार्ट का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, जिसकी इक्वेशन होती है y बराबर x + 1, होता है कि नहीं होता? x + 1। ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में अगर फ्रैक्शन का आर्ग्यूमेंट -1 से 0 है y बराबर, तो y बराबर क्या खुलना चाहिए, ये वाला फंक्शन +1, तो वो आएगा sin x + 1। +1 करने से क्या ग्राफ 1 यूनिट ऊपर उठ जाता है? y में +1 करने से ग्राफ ऊपर उठ जाता है। यस सर। हाँ, तो ये जो साइन का ग्राफ था ना, ये पूरा 1 यूनिट ऊपर उठ गया, तो ये पूरा यूनिट ऊपर उठ गया ना भाई, तो तुम देखोगे कितना मजेदार बनेगा, ये पूरी टॉपिक खिसक जाएगी ऊपर। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ ओपन, यहां से आया, यहां से गया और यहां पे गया, यहाँ ओपन। थोड़ा चैलेंजिंग है इसका ग्राफ बनाना, है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, आप समझे, कोई चीज नहीं समझ आए वीडियो दोबारा देखना आप, है ना, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा अगर अब तक आपने सारी सिस्टमेटिक चीजें फॉलो करी है। अब कोई बच्चे को ढंग से कुछ पता ही नहीं है और बीच में आके सोचे कि मुझे समझ में आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। ऑब्वियसली सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हमने कहा अगर यहाँ इंटीजर्स पे फ्रैक्शन 0 है, खत्म बात। अब इसके और इसके बीच साइन 0 से 1 है, साइन 0 से 1 है, मतलब फ्रैक्शन का आर्ग्यूमेंट 0 से 1 है। फ्रैक्शन का आर्ग्यूमेंट जब 0 से 1 होता है तो y बराबर x, जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है, मतलब साइन x, दैट्स इट। तो साइन x का ग्राफ बन गया। यहां से यहां वो 0 से -1 से 0, -1 से 0 होता है तो x + 1 होता है, मतलब इनपुट +1 होता है, तो ग्राफ में आ गया y बराबर sin x + 1 आ गया। तो यहां जो ग्राफ था उसको 1 यूनिट ऊपर खिसका दिया। तो एक्चुअली जो ग्राफ आया वो ये आया, यहां फिर ओपन, फिर यहां, फिर ओपन, फिर यहां से पूरी टोपी, फिर ये ओपन, और यहां आपका सॉलिड डॉट। बात समझ में आ गई। और ये तो बन गया 0 से 2 पाई में। अब पूरा ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, अब इसको आप रिपीट कर सकते हो कि अगली टोपी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां से ओपन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसी पिछली टोपी यहां से, ये इधर, और उसके पहले यहां ऐसे, यहां टोपी ऐसे। इसको आप ऐसे रिपीट कर सकते हो, तो पूरे का फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन का बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये तो चलो हमने एक एक्स्ट्रा चीज सीखी। इस टॉपिक के अंदर जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि पीरियोडिक फंक्शंस का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करो,
पीरियोडिक पता कर लो, पीरियड पता कर लो, जो पीरियड आ गया कोई भी लेंथ उस यूनिट की बराबर आप ग्राफ बना लो और फिर आगे पीछे रिपीट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। बता दें इसे? यस सर। ठीक, तो क्या बात कर ली अब तक? ये तो थोड़ी चलो एडवांस बात कर ली हमने, है ना। थोड़ी एक नॉर्मल जो बात कर रहे थे उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि पीरियड नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक तो नॉन पीरियोडिक होता है, नॉन पीरियोडिक अंदर पीरियड तो अंदर वाले का पीरियड के बराबर होता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स में फेल हो गया था, वैसे ही बाहर पीरियोडिक अंदर पीरियोडिक तो जनरली तो अंदर वाले पीरियड के ही बराबर होता है ना। जैसे cos tan x, भाई अंदर वाले का पीरियड कितना है? पाई। आंसर कितना आएगा? पाई आएगा। sin tan x, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। इसका पीरियड कितना है? पाई। अंदर वाले का पीरियड पाई। आप चेक करके देख सकते हो। पाई प्लस एक्स रखोगे tan x तो sin x tan x सेम ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीरियड का आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, मान लो फंक्शन आपने देखा sin ऑफ sin x, तो देखो इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, तो आपने देखा अंदर वाले का पीरियोडिक है, तो आंसर आपने दे दिया 2 पाई, सही बात है। फिर आपने देखा cos ऑफ cos x, cos ऑफ sin x है ना। फिर आप सोचोगे इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, लेकिन सर ने बताया था पीरियोडिक और पीरियोडिक में अंदर वाले का पीरियड होता है, तो यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, अब छोटी सी बात, वही बात, ये कोई रूल तो है नहीं, थोड़ा आपको दिमाग तो रखना ही पड़ेगा साथ कि इस केस में तो ये सही है, इस केस में ये गलत आ गया। क्यों? क्योंकि ये कोई पक्की बात तो है नहीं। अब आप इसको ऐसे समझे कि मान लो 2 पाई हमारा गलत आ गया, मतलब 2 पाई जो आंसर है वो आंसर तो गलत नहीं है, पीरियड तो है ही। अब हमने कहा था फंडामेंटल पीरियड या तो ये है इससे छोटा है, तो मैंने कहा चेक फॉर पाई, चेक फॉर पाई। तो मैंने देखा cos ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स रख के देखा, साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस एक्स होता है, तो cos ऑफ माइनस साइन एक्स आ गया। अब माइनस को cos खा जाएगा, तो cos ऑफ साइन एक्स आ गया। अल्टीमेटली आपकी ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, f ऑफ x प्लस पाई बराबर f ऑफ x, तो आपका पाई पीरियड हो गया। लेकिन अगेन ये कोई जरूरी नहीं है पाई फंडामेंटल हो, आप फिर पाई बाय 2 के लिए देखेंगे, पाई बाय 2 के लिए देखो आपको पता डेफिनेशन ही बदल जाएगी। पाई बाय 2 में तो ये आ जाएगा cos ऑफ माइनस cos x आ जाएगा, तो वो चीज गलत हो जाएगी, बस पाई ही आपका आंसर आ जाएगा, पाई बाय 2 आपका वेरीफाई नहीं करेगा। इस केस में क्या हो रहा था? इस केस में आप f ऑफ पाई प्लस x रख के देखोगे तो आपको पता है साइन के अंदर माइनस साइन x आ जाएगा और ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ साइन x आ जाएगा, तो ये आपके fx के बराबर नहीं आया, तो यहां आपका 2 पाई फिट बैठ गया। तो एक जनरल बात है कि पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक में अंदर वाले का पीरियड होता है, नॉन पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक में भी अंदर वाले का, मतलब अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है ना, तब तो वो अंदर वाले फंक्शन का ही पीरियड लेता है, बट आपको थोड़ा बहुत चेक करना है, और दोनों ही पीरियोडिक नहीं है, फिर बात ही खत्म। तो अब चौथा केस क्या बचा लास्ट, कि बाहर वाला तो पीरियोडिक है और अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, तो क्या होगा? अब उस पर बात करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी, यस सर। है ना। तो नेक्स्ट बात करनी है हमें किस पे? भाई सबसे पहले हमने बोला नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक, पीरियोडिक बट अंदर वाले का पीरियड, पीरियोडिक पीरियोडिक बट पीरियोडिक बट अंदर वाले का पीरियड। अब बाहर वाला पीरियोडिक बट अंदर वाला नॉन पीरियोडिक, तो क्या होगा? तो चौथा पॉइंट इसी में, पीरियोडिक बट नॉन पीरियोडिक अंदर, तो इसमें 2 केस है, ये g है, ये gx है ना, और ये आपका बाहर वाला fx है। अगर gx आपका लीनियर है, लीनियर ax प्लस b, एंड f का पीरियड कितना है? t है, f का पीरियड कितना है? t है। तो यार ये कुछ ऐसा सीन नहीं बनेगा कि बाहर वाले फंक्शन के अंदर आपने ax प्लस b रख दिया तो पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो जाना चाहिए? डिवाइड बाय मोड a कर दोगे? ये तो हम पढ़ चुके हैं ना भाई। जैसे मान लो मैंने कहा बाहर वाला फंक्शन है साइन एक्स, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। जैसे रूट एक्स, सॉरी इसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं है बट लीनियर है, लीनियर है, हमने क्या बोला? लीनियर है। साइन ऑफ 2x प्लस 5 है, तो आपको ये तो सबसे पहले ही बताया था ना पॉइंट नंबर 2 में कि पूरे के पीरियड से डिवाइड बाय क्या कर दो? a से,
तो पूरे का पीरियड 2π/2 कर दोगे तो आंसर आपका पाई आ जाएगा। यही बात बोली हमने कि अगर वो लीनियर है तो x के कोफिशिएंट के मोड से डिवाइड कर दो, पूरे रिजल्टेंट का पीरियड आ जाएगा। इसमें तो कुछ गलत नहीं बोला। हाँ जी सही है। यस सर। और दूसरा है कि अगर f पीरियोडिक है विद पीरियड t, f पीरियोडिक है विद पीरियड t, ठीक है, एंड gx इज नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक, ना तो वो पीरियोडिक है और ना ही वो लीनियर है, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन पीरियोडिक है और ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है और ना ही नॉन लीनियर है, क्योंकि यहां लीनियर था तो उसकी वजह से तो डिवाइड होके पीरियोडिक रह गया, आंसर तो आ ही गया। बट नॉन पीरियोडिक है, नॉन लीनियर है, तो अंदर वाला तो है ही नहीं, बाहर वाला पीरियोडिक है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? नॉन पीरियोडिक। आंसर क्या होगा? नॉन पीरियोडिक होगा, बट फ्लक्चुएटिंग होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा। अच्छा, अब ये क्या नहीं बोला है, ये और थोड़ी डेप्थ में बात है, समझने वाली है ना। आप कोशिश करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अब पीरियोडिक नहीं है बट फ्लक्चुएटिंग होगा। कैसे? आप अगर थोड़ा ग्राफ हम थोड़ा सोचना चाहिए। बेसिक मैंने बताया शुरू में, ग्राफ बेसिक क्या होता है, वैल्यू रखते रहो, आंसर आता रहेगा, वो आपका ग्राफ बनेगा। आप ये सोचो x बराबर जब 0 है तो एक्स स्क्वायर भी आपका 0 है, तो साइन एक्स स्क्वायर भी आपका 0 है। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ जी, नो सर। जब x बराबर 1 है तो एक्स स्क्वायर आपका 1 हो गया। एक्स स्क्वायर 1 हो गया मतलब कि लगभग 57 डिग्री के आसपास हो गया अंदर। यस सर। x की वैल्यू आपने 2 रखी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई तो वो लगभग हो गया 228 डिग्री हो गया आपका एंगल। x बराबर आपने 3 रखा, एक्स स्क्वायर आपका 9 हो गया, तो 9 इंटू 60 540, और 540 में से माइनस कर दिया आपका 3 3 9 27 513 डिग्री के आसपास हो गया लगभग, है ना। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या ना क्या जानता हूं। इसके बाद इधर देख लो, x बराबर अगर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर आपका 16 हो गया, तो साइन एक्स स्क्वायर आप साइन एक्स स्क्वायर तो चलो जो होगा एक्स साइन 16 रेडियन है ना, तो 16 इंटू लगभग 60 डिग्री, 16 5 16 6 96 960 और 16 इंटू 3 48 कम कर दिया, 912 डिग्री के आसपास हो गया लगभग। ठीक है, फिर साइन की वैल्यू तो -1 से 1 ही जाती है ना, उसके अंदर आर्गुमेंट कुछ भी उछल कूद करता रहे, ये तो पता है ना आपको। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और समझें। x जब 0 से 1 गया, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक गया? 0 से 1 गया। एंगल कहां से कहां तक गया? अंदर वाला थीटा 0 डिग्री से 57 डिग्री तक गया। फिर जब x आपका 1 से 2 गया, एक्स स्क्वायर आपका 1 से 4 गया, तो आपका थीटा जो मतलब एंगल है वो कहां से कहां तक गया? डिग्री में हमें थोड़ा ज्यादा फील आता है इसलिए बता रहा हूं कि 57 डिग्री से लेके लगभग 228 डिग्री तक गया। जब x आपका 2 से 3 गया, एक्स स्क्वायर आपका 4 से 9 गया, तो थीटा यार आपका लगभग 228 डिग्री से लेके 912 डिग्री तक चला गया। ठीक है, 513 सर। 513 चलो 513 डिग्री मान लो। ठीक है, ऐसे ही फिर x जब आपका 3 से 4 गया, तो आपका एक्स स्क्वायर 9 से 16 गया, और आपका थीटा जो गया 513 डिग्री से 912 डिग्री तक की वैल्यू अचीव कर गया। ठीक है, अब आप सोचो ग्राफ के बारे में, थोड़ा सोच विचार करो, ग्राफ कैसा होगा। इतना तो पता है कि साइन का ग्राफ ना तो 1 से बाहर हो सकता है और ना ही साइन का ग्राफ -1 से बाहर हो सकता है। डोमेन आ रहा है क्योंकि डोमेन के लिए अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर, इसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको कोई दिक्कत नहीं है। रेंज के लिए अंदर से बाहर जाते हैं, एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी में साइन का ग्राफ पूरी रेंज कवर कर लेगा -1 से। तो आपको पता है साइन 0 पे 0 है। ठीक है, ये वैल्यू आई आपकी 1 की।
1 पे वैल्यू लगभग 57 डिग्री है, मतलब अभी यहां से लेके यहां तक तो ये लगभग हाफ के पास ही पहुंचे, लगभग मोटा मोटा रफली बता रहा हूं आपको, थोड़ा फील दिलाने के लिए ग्राफ की, कि हाफ ही तो होगा, साइन 60 डिग्री हाफ के आसपास होगा। ठीक है, 1 से लेके फिर हम पहुंचे आपका 2 पे, 2 पे वैल्यू आ गई 4, 4 पे वैल्यू आ गई 228 डिग्री, 200 मतलब वो मान लो 40 डिग्री के आसपास मान लो, 240 मान लो आपका हो गया वैल्यू -√3/2 के आसपास। तो मतलब ये यहां से आपका घूम के ऊपर 1 होके नीचे यहां -√3/2 के आसपास आ गया। फिर 2 से लेके 3 तक, 3 पे वैल्यू हो गई x² की 9, एंगल हो गया 513 डिग्री लगभग, या ये मान लो 540 डिग्री के आसपास है ना, तो 540 डिग्री के आसपास हो गया। 540 होता है 360 + 180, 0 के आसपास होता है, पर उससे कम है वैल्यू, तो थोड़ा सा वैल्यू यहां के आसपास हो गई। ठीक है, फिर हमने रखा 4, हाँ थोड़ा सा सॉरी एक चीज आपने ध्यान नहीं दी, एक चीज मैंने ध्यान नहीं दी। जब हमने कहा एंगल 57 डिग्री से लेके 228 डिग्री तक हो गया, 228 मतलब भाई पूरा साइन को घूमने में कितना साइकिल चाहिए होता है, 2π का चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? 2π अगर एंगल कवर हो जाए तो वो पूरा एक लूप घूम लेता है ऊपर से लेके नीचे तक। यस सर। तो अब ये सोचो कि यहां से यहां तक जब 0 से 1 तक आया था, पूरी लूप होती है कितने डिग्री की? 360 डिग्री की। 360 डिग्री में से 57 डिग्री आया था, तो लगभग मतलब ये मान लो 1/6 राउंड मार चुका था। फिर 60 से लेके 240 लगभग इसने 180 डिग्री कवर कर लिया, मतलब हाफ लूप कवर कर ली इसने, हाफ लूप है ना, ऐसे मतलब पूरा जो पूरी एक और एक ऐसे पूरे को मैं एक लूप बोल रहा हूं ना, मतलब मैं इसको एक राउंड बोल रहा हूं पूरा। ये लेंथ 2π कवर हो जाती है तो एक लेंथ कवर हो जाता है इसका। तो पहले 1/6 करा, फिर हाफ करा, फिर इसने क्या करा 4 से 9 में 228 से 513 डिग्री हो गया। तो आप इसमें से डिफरेंस निकालोगे 328, 428, 528, 528 मतलब कि 300 180 राउंड 180 हो गया, 270-80 के आसपास मान लो, है ना, 270-80 के आसपास मान लो, 90 मान लो, 200 है ना, 280-85 मान लो। तो अब यहां पे वो था पहले, ठीक है, 2 पे, तो 280 मतलब एक लूप पूरा होता है 360 का। 360 का मतलब यहां से घूम के वो पूरा 360 यहां आ चुका होता, लेकिन 280 ही मारा तो वो यहां तक ही आया। फिर देखो यहां से 513 से 912 तक लगभग 400 डिग्री हो गया। 400 डिग्री मतलब एक लूप से भी ज्यादा लूप कवर हो गई। तो यहां से लेके यहां तक जाने में वो एक से भी ज्यादा लूप कवर कर गया। फिर 4 से 5 जाएंगे तो वो इससे भी ज्यादा लूप कवर कर जाएगा। 5 से 6 में जाएंगे तो वो और जल्दी जल्दी लूप्स कवर करेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x² बढ़ रहा है, तो वो जो गैप है ना वो कम होता जा रहा है। पहले एक चक्कर मारने में साइन को मान लो 2 यूनिट लगे, अगला एक चक्कर मारने में आधा यूनिट लगा, अगला एक चक्कर उससे भी जल्दी। मतलब अगर मैं लेंथ में डिवाइड करूं, 1 से 2 में अभी पूरा चक्कर आया नहीं था, 0 से 1 में सिर्फ इतना ही लूप आया, 1 से 2 में इतना ही लूप आया, 2 से 3 में 2, फिर 4 था, आगे जाके ऐसे लूप्स बढ़ते रहेंगे। तो मतलब ग्राफ एकदम ऐसे चिपका, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, खट 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 -1 से 1 के बीच में लगभग चिपकता सा हो जाएगा आप आगे जाके। पीरियोडिक क्यों नहीं है? पीरियोडिक क्या होता है? एक फिक्स लेंथ बाद रिपीट करे। इसने यहां से यहां तक जाने में इसने लेंथ ली 2 पॉइंट कुछ, फिर यहां से यहां तक जाने में लेंथ ली 1 पॉइंट कुछ, फिर यहां से यहां पे जाने पे लेंथ ली ½ पॉइंट कुछ। तो वो टी फिक्स नहीं है ना। पीरियोडिक के लिए क्या होता है? f(x + t = fx for all x belongs to R but that t should be a constant number। यहां वो t वेरी कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन पीरियोडिक तो नहीं है, बट फ्लक्चुएट तो कर रहा है ना बार बार। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। और x की जगह -x रखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन इवन है, तो इसका ग्राफ इधर भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। और ये फंक्शन मैनी वन है, फंक्शन मैनी वन है। तो यहां हम ये भी नोट डाल दें, पीरियोडिक फंक्शंस एंड फ्लक्चुएटिंग फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी वन। ठीक है भाई।
यस सर। यस सर। Yes, sir. इस चीज को आप नोट बना के लिख भी सकते हैं। ध्यान रखें कि वन वन मैनी वन पता करने का एक और टूल पता चल गया हमें। मैंने बताया था ना, एक तो पता ही चल देखते ही पता चल गया फंक्शन इवन है मतलब मैनी वन है, बट ओड है तो मे बी वन वन मे बी मैनी वन, उसके लिए नहीं बोल सकते। ऐसे ही अगर पता चल गया पीरियोडिक है या फ्लक्चुएटिंग है तो 100% मैनी वन है, बट अगर पीरियोडिक नहीं है तो वो वन वन मैनी वन कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मतलब उल्टा ही होगा उसका, ठीक है ना। तो नोट करके पीरियोडिक फंक्शंस, fluctuating functions are many one and non-periodic may be one one may be many one। ठीक है, तो ये हम एक पॉइंट अलग से ध्यान रखें। कोई परेशानी? नो सर। नो सर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक फंक्शंस, है ना। काफी कुछ थ्योरी है यार, इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको हर एक टाइप की चीज दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। पीरियोडिक में भी हर एक जो पॉसिबिलिटी है, पीरियोडिक पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक अंदर पीरियोडिक, फिर बाहर पीरियोडिक अंदर नॉन पीरियोडिक। बट उस नॉन पीरियोडिक में भी एक केस है जब वो लीनियर हो जाता है तो वो उसको पीरियोडिक बना देता है, अदरवाइज वो फ्लक्चुएटिंग के जनर में चला जाता है। ठीक है, तो इस पर सबने बातें करनी। अब ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना मिक्स्ड, ताकि हमें समझ में आए कि पीरियोडिक का हम यूज कैसे कैसे किया करेंगे। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। चलिए, तो फर्स्ट तो यही है, थोड़े बहुत पीरियड ही देख लेते हैं ना। फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट, मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स 5 पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये GIF है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। साइन by a greatest integer of x। ये GIF है। ठीक है, चलो इनका पीरियड बता दो फटाफट से।
साइन माइनस कोस का पीरियड हमने याद करा था, आपको याद है 2 पाई है, मैंने बताया था सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो, √2 sin x माइनस π/4। इस पूरे का पीरियड आपको बताया मोड साइन एक्स का कितना पाई, मोड कॉस एक्स का कितना पाई। भाई साइन माइनस कोस का पीरियड 2 पाई है, लेकिन इसका मोड लगाया तो ये भी पीरियड शायद पाई ही हो जाएगा ना, अब चेक कर सकते हो इसका पीरियड भी पाई हो जाएगा। तो पाई 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 का एलसीएम कितना आ गया, पाई आ गया। फिर हमने कहा पाई तो चेक 4 π/2, π/2 के लिए हमने चेक करा, π/2 के लिए चेक करा तो साइन π/2 प्लस एक्स बन गया कॉस एक्स, कॉस π/2 प्लस एक्स बन गया आपका कॉस π/2 प्लस एक्स क्या बन गया, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस क्या बन गया साइन एक्स, और नीचे आ गया आपका मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स। तो क्या आंसर दोगे आप पीरियड का, सेम आया क्या फंक्शन? भाई नीचे डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, लेकिन ऊपर मोड साइन प्लस कोस और मोड साइन माइनस कोस बराबर थोड़ी होता है, तो इसलिए ये नहीं आया, तो आंसर क्या हो गया आपका पाई ही पीरियड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी यस यस सर। सर। अब देखो फ्रैक्शन पार्ट का एक्स का पीरियड 1 होता है, बाहर 5 पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, n होता है हमेशा, मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का दूसरा नाम क्या होता है n। तो 10 n पाई, ये तो 0 लिखा हुआ है, हाँ जी, तो ये 0 है और इस फंक्शन का पीरियड कितना है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा पीरियड। नाउ इस पे बात कर लेते हैं। अब इसमें अगेन बच्चा पता क्या बोलेगा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो x है उसका दूसरा नाम n। अच्छा, ये पूरा के बाहर है ना, फ्रैक्शन पार्ट पूरे के नीचे है, थोड़ा सही कर लेना, आर्ग्यूमेंट सिर्फ यही है। ठीक है, तो साइन n पाई अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा है, तो साइन n पाई तो क्या हो गया 0, साइन n पाई क्या हो गया 0, और 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड आता नहीं है, वो बच्चा ऐसा आंसर देगा। लेकिन क्या बताओ, आपको तो समझदार हो आप, तो क्या ये 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है क्या? नो सर। क्या ये आइडेंटिकली हमेशा 0 है क्या? नहीं ना, तो जब ये हमेशा 0 नहीं है तो आपने कैसे बोल दिया ये कांस्टेंट फंक्शन है? तो अब ध्यान दो, डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो है बट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 कब होता है इंटीजर पे, तो ये पूरा फंक्शन लिखा है y बराबर 0 फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर, क्योंकि इंटीजर इसके डोमेन में नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर जब जब होगा फ्रैक्शन 0 होगा, डिनोमिनेटर में 0 होगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसका फंक्शन ऐसा बनेगा, सॉरी 0 है तो यहां ऐसे बनेगा 1 2 -1, तो पीरियड कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी यस सर। यस सर। तो ध्यान रखें, अब यहां पे ये तो है पीरियोडिक, अंदर है ये नॉन पीरियोडिक, तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में अभी जो बताया लास्ट में उछलेंगे कि सर फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग, है ना, लेकिन आप थोड़ा समझेगा ना, फंक्शन का फर्क होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई, x सोचो 0 से 1 होगा अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 0, π/2 इंटू 0 0, साइन 0 0। जब x 1 से 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, साइन π/2 कितना होगा 1। फिर x 2 से 3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा 2, 2 पाई साइन पाई कितना हो गया 0। फिर x 3 से 4 होगा तो वो कितना होगा 3 π/2, वो कितना हो जाएगा -1। और उसके बाद वापस जब x 4 से 5 होगा, वापस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2, साइन 2 पाई 0। वापस ये वैल्यूज रिपीट होनी शुरू होंगी या नहीं होंगी बताओ? यस सर। तो 0 से 4 लेंथ में वो जितना करना था उसने कर लिया डांस, उसके बाद वो वापस रिपीट होगा, तो क्या इसका पीरियड 4 होगा या नहीं होगा?
यस सर। ये तो हुई समझदारी वाली बात। दूसरा मैं आपको एक इसकी भी ट्रिक बता रहा हूं, कभी कभी ये चीज काम आ जाती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप x की तरह ही ट्रीट करो। अब देखना, अब वही बात है, ऐसी बातें बोलना भारी पड़ जाता है, बच्चे के गलत सेंस में ले लेते हैं कि अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। अरे भैया वो नहीं कह रहे, ऐसे फंक्शंस में आप ऐसा सोच सकते हो। वैसे तो बेसिक से समझो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जैसे यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की तरह ही काम कर रहा है। कैसे? अगर यहाँ x भी होता तो पूरे का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और 2 पाई के साथ k लगा हुआ है तो अपॉन में पाई बाय 2, पाई बाई कट गया, आंसर क्या 4 ही तो आया। इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप कभी कभी ये भी ट्रीट कर सकते हो कि अंदर आर्गुमेंट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है या x है, वो उसकी तरह ही ट्रीट होगा, तो आप पीरियड निकाल के रख सकते हो। अगर समझ में आए अच्छी बात, नहीं तो ये बेसिक है, उससे आप देख के समझ जाओ कि ये पीरियोडिक होगा, इसका पीरियड 4 होगा। ठीक है, हाँ जी, यस सर। चले आगे। यस सर। हाँ जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। साइन कॉस सेक्स सब कुछ घूम रहा है तो पूरी बारात थोड़ी घूम रही होती है, तो थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें। 1 + 2 cos अपॉन साइन 2 + 1 बाय कॉस, 1 + 2 cos साइन बाय कॉस 2 cos + 1, ये उड़ गया तो cot x आ गया। cot x का पीरियड क्या होता है भाई? पाई होता है। बस पाई आंसर आ गया। ठीक है, अब e के ऊपर ये दे रखा है, तो देखो ये सब अब ट्रिग्नोमेट्रिक छलावे हैं आपके साथ। ट्रिग्नोमेट्री को खेल है ये बेसिकली, पीरियोडिक का तो खेल है ही नहीं। अल्टीमेटली अब ऐसा एक्सप्रेशन आ गया तो आपको ऐसे एक्सप्रेशंस को, मैंने क्या बोला था, बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए तो सिंप्लीफाई ही करें वरना धोखा ही मिलेगा आपको। सिंप्लीफाई कर ले, बहुत अच्छा रहेंगे, वरना मर जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अब आपको ये ट्रिगो की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कि सर sin² x प्लस sin² x प्लस π/3 माइनस cos x इंटू cos π/3 प्लस x क्या होता है? ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए देखो, आपको पता है 2 sin² के बीच में प्लस है तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला किसका होता है आपके पास? cos² a माइनस sin² b का, याद है? ये cos a प्लस b और cos a माइनस b के बराबर होते हैं। cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है। यहां दोनों साइन होते हैं ना, तो यहाँ sin² a माइनस sin² b होता है, और दोनों साइन में माइनस तो है नहीं, तो एक को कोस में एक को साइन में ले जाके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा लिखो, sin² x प्लस π/3 माइनस sin² को लिख लिया 1 माइनस cos² x, तो माइनस cos² x तो लिख ही लिया, 1 अलग कर दिया, और माइनस cos x cos π/3 प्लस x। sin² a माइनस cos² b होता है cos a प्लस b cos a माइनस b, तो cos a प्लस b 2x प्लस π/3 इंटू cos a माइनस b cos π/3 माइनस cos x cos π/3 प्लस x। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। 1 प्लस अब इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं, क्या करें? 1 प्लस cos π/3 की वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी, इसकी वैल्यू तो हाफ होगी। इसको आपने लिख लिया cos x प्लस x प्लस π/3 इंटू हाफ माइनस cos x इंटू cos π/3 प्लस x। अब cos a प्लस b को ओपन करा हमने, तो cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, यही होगा। यहां से आ गया हाफ इंटू में, और इधर भी आ गया हाफ, और ये है माइनस में बाहर,
cos x cos π/3 प्लस एक्स, यहाँ 1 प्लस है। अब ये हाफ में ये माइनस में है, तो दोनों को क्लब करेंगे तो ये हटा के ये भी माइनस का हाफ लिख दूं मैं, फिर दोनों से पूरा माइनस हाफ कॉमन आ जाएगा अगले स्टेप में, 1 माइनस हाफ, अंदर क्या बन गया साइन ए साइन एक्स प्लस π/3 प्लस कॉस ए कॉस एक्स प्लस π/3, तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस ऑफ हाफ तो है ही एक्स प्लस π/3 माइनस एक्स, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक्स एक्स कट गया, 1 माइनस हाफ 1 प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस 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 1 माइनस हाफ इंटू कॉस 1/4, तो ये 3/4 आ गया। 3/4 एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो ये e की पावर 3/4 हो गया। अब कांस्टेंट फंक्शन है, डोमेन इसका r है, तो कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होता है भाई? डज नॉट एग्जिस्ट। अब तुम सोचो अगर तुम ये सिंप्लीफिकेशन नहीं करते तो तुम एलसीएम मेथड लगाते, पाई 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 एलसीएम π/2 करते वो भी आ जाता, π/4 करते वो भी आ जाता, क्योंकि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो कोई भी पार्ट करते रहो π/4 π/8 π/16, वो चाहे तुम्हें दिखने में अलग लगे बट वो उसके बराबर ही होगा। तो या तो तुम करते करते पागल हो जाओगे या तुम गलत आंसर दे दोगे। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन पीरियोडिक का तो बाद में ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ट्रिगो तो देखो इसमें अब आएगी, तो इस तरह से आपको बेसिक ट्रिगो तो आपको पता ही होनी चाहिए, और अदरवाइज ये एक स्पेशल एक्सप्रेशन है, ध्यान रखें है ना, कई बार ऐसी चीजें से धोखा हो जाता है। तो एक बार करने के बाद आप ध्यान रखें कि ये प्लस ये माइनस ये कांस्टेंट आता है, ठीक है। चलिए चले आगे। हाँ जी यस सर। अब देखो साइन का पीरियड 2π, कॉस का पीरियड 2π, देखा जाए तो कायदे से इसका पीरियड होना चाहिए 2π अंदर वाले का, लेकिन अभी मैंने एग्जांपल कराया था पाई प्लस करोगे तो कोस खा जाएगा, तो इस पूरे का पीरियड कितना आता है? पाई आता है। ऐसे ही इस पूरे का भी पाई आएगा भाई, इसका 2π, इसको पाई प्लस लिखोगे तो माइनस कोस एक्स आएगा, वो माइनस को बाहर वाला कोस खा जाएगा, इसका पीरियड भी पाई आएगा। तो पाई पाई का एलसीएम आ गया आपका पाई, लेकिन जरूरी थोड़ी है ये फंडामेंटल पीरियड हो, तो हम π/2 चेक करेंगे। अब यहाँ कोई बोले π/3 चेक कर लो, π/3 का ऐसा कोई रोल ही नहीं है इसमें, साइन एक्स प्लस π/3 करके रायता थोड़ी फैलाना है, ठीक है। अब बहुत ही बुरी किस्मत हो अपनी, ऐसा कुछ सेटिंग बैठ जाए तो देखो हम कह नहीं सकते, इन जनरल ऐसा नहीं होता। तो हमने कहा पाई का π/2 चेक करा, तो यहाँ देखो साइन π/2 प्लस एक्स आएगा, साइन π/2 प्लस एक्स क्या आएगा? कोस ऑफ कोस एक्स हो जाएगा, और यहाँ कोस π/2 प्लस एक्स आएगा माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन कोस माइनस को खा जाएगा तो कोस साइन एक्स आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वापस कोस साइन एक्स प्लस कोस कोस एक्स ही आ जाएगा। यस सर। तो π/2 इसका पीरियड आएगा। अब π/4 चेक करने का कोई मतलब नहीं है, cos x प्लस π/4 में गंदा सा एक्सप्रेशन खुलेगा, वो cos के अंदर ही रह जाएगा, वैसे साइन के अंदर एक्सप्रेशन अंदर ही रह जाएगा, तो वो बराबर fx के बराबर नहीं आएगा, इसलिए π/4 का मतलब नहीं है। हेंस इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो गया भाई? π/2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी यस सर। अब देखो ये नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक है, इसका पीरियड चलेगा, पीरियड कितना है? पाई। ये नॉन पीरियोडिक है, बाहर वाला, अंदर वाला पीरियोडिक है, इसका पीरियड चलेगा 2π/2, पीरियड कितना? पाई। एलसीएम कितना? पाई। अब अगेन जरूरी थोड़ी है एलसीएम वाला आंसर होगा, π/2 चेक करें। अब आप खुद सोचो, बट बाकी फंक्शनों में होता क्या है? कोस साइन आपस में मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, को रेशो मिलके, ताकि पीरियड चेंज हो जाता है। क्या आपको लगता है यहाँ π/2 प्लस करने से लोग कोटेक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ मिल सकते हैं आपस में? ये आपस में कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? नो सर। तो ऐसे फंक्शंस में तो क्लियर कट फीलिंग आनी चाहिए कि जो एलसीएम से आंसर आ गया वही आएगा। भाई आप करके भी देख लो, लोग π/2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ लोग कोटेक्स आ जाएगा और यहाँ कॉस ऑफ कुछ आ जाएगा, तो क्या उखाड़ लूंगा मैं इससे। तो जब दो अलग अलग नेचर के फंक्शन हो ना, उसमें गड़बड़ होने के चांस नहीं होते। जब सेम ट्रिगो ज्यादा खास कर लफड़ा होता है ट्रिग्नोमेट्री के को रेशो में, कि एक साइन है कोस है, वो दोनों आपस में मिलकर गड़बड़ कर देते हैं, है ना। ऐसे केस में हमें चेक करना पड़ता है π/2 π/4, या फिर हम सिंप्लीफाई करें उसको पहले। क्लियर है भाई? यस सर। तो ये कुछ और क्वेश्चंस कर लिए हमने। आई होप बहुत ज्यादा मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन, इतने तो आपको, अगर आपने ये सब देख लिया तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
चलो इसके अलावा कोई एप्लीकेशन पार्ट पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने कहा रेंज बताओ फंक्शन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसकी रेंज पूछिए आपसे। तो देखो अभी तक अगर हम पीरियोडिक से ना डील करें तो इसकी रेंज निकालने का क्या तरीका था, आप क्वाड्रेंट वाइज इसको खोलते, मोड साइन एक्स क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये पॉजिटिव, फिर सेकंड में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चार अलग अलग है, फिर सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते, ग्राफ बनाते, काफी लेंथी हो जाता वो, ठीक है। तो पीरियोडिक से बहुत इजीली कैसे कर सकते हैं, पीरियोडिक से बहुत इजीली ऐसे कर सकते हैं, आप ये देखो, क्या आप ये जानते हो इस पूरे फंक्शन का पीरियड π/2 है और ये फंक्शन पीरियोडिक है। ये चीज आपको खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, कोई करवाएगा नहीं। अगर आपने कर ली, ये क्वेश्चन हमने कल ही करा है, तो आपको याद होना चाहिए, ये याद कर ले, मोड साइन प्लस मोड कोस पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड π/2 होता है। अब हमें पता चल गया, अच्छा तो मतलब मैं कोई भी π/2 लेंथ में इसकी रेंज देख लूं तो इसकी रेंज सब जगह वही होगी, उसके बाहर तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि कोई भी π/2 इंटरवल के अंदर अगर मैं इसकी रेंज देख लूं तो उसके आगे भी वही रेंज होगी, उसके पीछे भी वही रेंज होगी। पीरियोडिक का मतलब ही ये होता है। क्या ये बात क्लियर है? ओके सर। ठीक। यस सर। तो बेटा कोई भी एक पीरियड में देख लो फंक्शन की रेंज, कोई भी एक लेंथ ले लो जो पीरियड के बराबर है, बस आपकी रेंज आ जाएगी, क्योंकि उसके आगे पीछे वही बिहेव रिपीट हो रहा होगा, कुछ नई रेंज नहीं आएगी। तो हमने कहा बहुत सुंदर इंटरवल ले लिया 0 से π/2। 0 से π/2 ही क्यों लिया, क्योंकि उसके अंदर ये मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा, ये मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा। तो मैंने कहा ले भाई ले, y बराबर sin x प्लस cos x, बट इसका डोमेन क्या है 0 से π/2। तो अब यहाँ कुछ बच्चे फिर वो गलती करेंगे, मुंह फाड़ के बोल देंगे -√2 से √2, लेकिन मैंने बताया था इसकी रेंज -√2 से √2 तो तभी होगी ना जब ये पूरा इंटरवल कवर करेगा। इसको इंटरवल ही बेचारे को 0 से π/2 मिल रहा है, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो हम थोड़ा इसको देखेंगे कि सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, √2 sin of x प्लस π/4, ठीक है जी। अब हमें पता है x कहां से कहां तक है, 0 से π/4 तक है, तो x प्लस π/2 कहां से कहां तक है, आपका π/4 से लेके 3π/4 तक है। अब π/4 से लेके 3π/4 तक जो साइन होता है, π/4 से लेके 3π/4 तक साइन का ग्राफ क्या होता है भाई, उसकी रेंज होती है 1/√2 से लेके 1 तक, यही होती है। बोलो, इसकी रेंज आएगी 1 से लेके 1/√2 से लेके 1 तक, और इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1 से लेके √2। तो 0 से π/2 लेंथ में हमने देख लिया इसकी रेंज 1 से √2 है, तो बाकी जगह भी वही पार्ट रिपीट होगा, कुछ नया नहीं होगा, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 1 से √2 हो जाएगी। तो ये फायदा है। अब देखो इसमें किसी ने कहा नहीं था पीरियोडिक का क्या मतलब है, तो आपके ऊपर है कि आपने उसको समझते हुए उसकी रेंज निकालने में उसका यूज कर लिया, ठीक है। अब कोई बच्चा कहे कि सर बाई चांस मुझे पीरियोडिक नहीं समझ में आया, और फिर जो दूसरा मेथड है वो तो बहुत लेंथी है कि भाई चारों क्वाड्रेंट में खोल खोल के देखूंगा मैं और फिर मैं एनालाइज करूंगा। तो इट्स बेटर कि आप पीरियड देख लें, ताकि एक पीरियड के अंदर देख के आपका काम हो जाए। नहीं तो फिर भी एक दूसरा मेथड है बताने का, वो भी देख ले, है ना। मेथड 2 क्या है, थोड़ा शिकारी मेथड है ये भी। आप क्या करें, इसको स्क्वायर कर दें, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, मोड साइन का स्क्वायर प्लस मोड कोस का स्क्वायर प्लस 2 मोड साइन इंटू मोड कोस। स्क्वायर के अंदर आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर लिखो या मोड एक्स का स्क्वायर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात पता है ना बेसिक में। यस सर। तो साइन स्क्वायर मोड लिखो या सिंपल साइन स्क्वायर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 मोड ए इंटू मोड भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन कोस हो जाएगा। तो ये आ गया 1 प्लस मोड साइन 2x आ गया, 1 प्लस साइन 2x का मोड आ गया। अब देखो साइन की औकात क्या होती है, -1 से 1, मोड की क्या होती है 0 से 1, तो ये 0 से 1 और ये +1, तो पूरी रेंज कहां से कहां तक होगी, 1 से लेके 2 तक हो गई। लेकिन ये किसकी रेंज है, f स्क्वायर x की। अब किसी चीज का स्क्वायर 1 से 2 है, तो वो चीज कहां से कहां तक हो सकती है, वो चीज हो सकती है -√2 से -1 यूनियन 1 से √2 हो सकती है। हाँ जी, यस सर। अब क्योंकि fx तो पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, गधे को भी दिख जाएगा, है ना भाई, बिना आंख वाले आदमी को भी दिख जाएगा कि हाँ भाई मोड मोड प्लस 0 या 0 से बड़ा ही होगा, तो नेगेटिव वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता। इसलिए fx की जो रेंज है वो 1 से √2 है। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है ना, इस तरह से भी हम डीलिंग कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो, एक सेकंड दोबारा बोलो, आप क्या कह रहे हो।
सर जहाँ पे सर x π/4 से 0 लिखा आपने, 0 से π/2, हाँ अच्छा ठीक है, अरे वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। 0 से π/2 है, π/4 जोड़ा तो 3π/4 से लेके π/4 से लेके 3π/4 हो जाएगा। हाँ तो सही तो है, बस मैंने यहाँ गलत लिख दिया था यार उसमें के। तो π/4 से 3π/4 इसकी रेंज 1/√2, 1 से √2 है, वही तो मैं कह रहा हूँ ये। ठीक है yes. हाँ चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। वन मैनी वन बताना है आपको। ठीक है, कौन सा फंक्शन 1 है और कौन सा आपका मैनी वन है। ठीक है जी, तो देखें हमने देखा फंक्शन में यार बाहर वाला फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। या इससे पहले एक और ले लें ना, e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और ले लेंगे। ठीक है, इसकी बात करूं मैं, बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो अंदर वाले का हिसाब से चलेगा तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो गया या नहीं हो गया, और इसका पीरियड कितना हो गया 1 हो गया। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं मैनी वन फंक्शन है। yes, और ग्राफ बनाना हो तो भी मैंने बताया था, आप कोई भी एक लेंथ में ग्राफ बना लो। तो सपोज मैंने x 0 से 1 ले लिया, x 0 से 1 ले लिया, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है आपका, x ही होता है। तो e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या हो गया, x ही हो गया 0 से 1 के बीच। तो 0 से 1 में इसके ग्राफ बनाओगे तो e की पावर 0 पे आएगा 1 और 1 पे आएगा e, ऐसे होता है। और e पे यहाँ पे ओपन आएगा, आपको ये पता ही आपको, e और 1, बस इसी को रिपीट कर दो 2 1 2, इसी को रिपीट कर दो 3, इसी को रिपोर्ट कर दो इधर -1। ये आपका इस पूरे फंक्शन का ग्राफ भी बन जाएगा, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका। ठीक है, अब इस केस में बात करें, अंदर वाला तो नॉन पीरियोडिक है और बाहर वाला क्या है, पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक ऑफ नॉन पीरियोडिक फ्लक्चुएटिंग होता है भाई। e की पावर x की क्या रेंज है, 0 से इन्फिनिटी है। 0 से इन्फिनिटी में जब 0 से 1 होगा तो भी फ्रैक्शन 0 से 1 जाएगा, जब 1 से 2 होगा तो भी फ्रैक्शन 1 से 0 से 1 जाएगा। लेकिन फर्क क्या है, वो लेंथ फिक्स नहीं होगी। जब e की पावर x 0 से 1 जाएगा तब तो वो इंटरवल लेगा -∞ से 0 तक का। लेकिन जब 1 से 2 जाएगा तो वो इंटरवल लेगा जस्ट 0 से लेके बहुत एक छोटी लेंथ का। तो मतलब लेंथ्स बदलती रहेंगी तो वो फ्लक्चुएट तो होगा लेकिन पीरियोडिक नहीं है। तो फ्लक्चुएट होगा तो भी हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, मैनी वन बोल सकते हैं। हाँ जी, यस सर। ऐसे भाई एक्स स्क्वायर क्या है, 0 से इन्फिनिटी होता है। 0 से इन्फिनिटी के अंदर ये जो फ्रैक्शन है ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। अब बाहर वाला तो भूल ही जाओ, आप तो ये मानो ये पीरियोडिक है और ये नॉन पीरियोडिक है। तो जो एक्स स्क्वायर है वो 0 से इन्फिनिटी जाएगा। एक्स जब 0 से 1 जाएगा तो भी एक्स स्क्वायर 0 से 1 जाएगा। एक्स जब 0 से 1 जाएगा, है ना, 0 से 1, तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 जाएगा। और फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 1 जाएगा। फिर जब x 1 से √2 जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 से 2 जाएगा तो भी फ्रैक्शन 0 से 1 जाएगा। फिर वो √2 से √3 जाएगा, वो 1 से 2 जाएगा तो भी वो 2 से 3 तो भी वो 0 से 1 जाएगा। अल्टीमेटली जो वो रिपीट तो हो रहा है, लेकिन पहले वो 1 लेंथ ली उसने रिपीट होने में, फिर उसने 1 से √2 लेंथ ली, √2 -1, फिर उसने √3 से -√3 -√2 जितनी लेंथ ली, तो आगे जाते जाते लेंथ कम हो रही है उसकी रिपीट होने की। भाई पहले फ्रैक्शन ने कैसा कवर करा, पहले फ्रैक्शन ने आपका कवर करा साइन से लेके 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके √2 तक की कवर कर दिया। फिर मान लो ये √2 है, फिर √2 से लेके √3 तक की कवर कर दिया। तो मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे वो उतनी ज्यादा फटाफट फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ रही है फ्लक्चुएट होने की। तो ये फ्लक्चुएटिंग हुआ तो ये मैनी वन होगा।
यस सर। ऐसे इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में भी बच्चा यही सोचता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। बच्चा क्या सोचता है कि सर ये तो पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है और वो फ्लक्चुएटिंग हो गया। लेकिन 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 थोड़ा ध्यान दे समझने पे। जैसे इसमें आपने समझा कि x 0 से बन गया, x स्क्वायर 0 से बन गया, फ्रैक्शन 0 से बन गया, फिर x 1 से 2 √2 गया, x स्क्वायर 1 से 2 गया, फिर फ्रैक्शन गया, तो वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन यहां पता है क्या है, आपने x को रोक दिया 0 से बड़ा बड़ा, e की पावर -x अगर आप ये होता है उसमें आपने कहा x 0 या 0 से बड़ा है, मतलब सिर्फ यही पोर्शन आएगा। तो e की पावर -x की रेंज क्या हुई, ओपन 0 से लेके 1 क्लोज तक हुई या नहीं हुई? ये 0 से देखो, साइन का आर्गुमेंट यहां भी 0 से 1 है, साइन का आर्गुमेंट यहां भी 0 से 1 है, लेकिन ये 0 से 1 कई बार रिपीट हो रहा है। x 0 से बन गया तो भी 0 से बन गया, 1 से √2 गया तो भी 0 से बन गया, √2 से √3 गया तो भी 0 से बन गया। लेकिन आप इसमें ये फील करो, x की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो वो 1 होगा, 1 रखता हूं तो e की पावर -1 होगा, 2 रखता हूं e की पावर -2 होगा, 3 रखता हूं e की पावर -3 होगा, 100 रखता हूं e की पावर -100 होगा, 1 करोड़ रखूं e की पावर -1 करोड़ होगा। तो लेकिन इस केस में साइन का आर्गुमेंट 0 से 1 तो सिर्फ एक बार में ही जा रहा है या नहीं जा रहा? यस क्या 0 से 1 फिर 0 से 1 फिर 0 से 1 ऐसे रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो सिर्फ 0 से 1 जा रहा है। तो साइन का जो आर्गुमेंट है, अगर वो ओपन 0 क्लोज 1 से जा रहा है तो साइन एक बार में ही सारी वैल्यू लेगा, ओपन 0 से लेके क्लोज 1 तक। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब इस बात को समझे, डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करें। यहां x 0 से 1 गया तो फ्रैक्शन 0 से बन गया, तो साइन की वैल्यू साइन 0 से साइन 1 गई, फिर 1 से √2 गया तो भी साइन 0 से साइन 1, √2 से √3 गया तो भी 0 से साइन 1, बराबर बराबर बार बार वो फ्लक्चुएट हो रहा है। उसकी रेंज भी मतलब पास, मतलब एक लेंथ के अंदर ज्यादा साइकिल आ रही है तो फ्लक्चुएट हो रहा है और मैनी 1 हो गया। यहां पे x को 0 से लेके इन्फिनिटी तक जब मैं लेके जाता हूं, e की पावर -x एक बार वैल्यू 0 लेता है, 0 तो लेता ही नहीं है, एक ही बार वैल्यू 1 लेता है, एक ही बार वैल्यू हाफ लेगा, एक ही बार वैल्यू 1/4 लेगा, एक ही बार वैल्यू 1/100 लेगा। तो उसमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है ना, तो ये फंक्शन 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो ये फंक्शन 1 1 है। वो अलग बात है, आर्गुमेंट इसमें भी 0 से 1 जा रहा है और इसमें आर्गुमेंट ओपन 0 से 1 जा रहा है। इसमें जो रेंज आएगी वो आएगी 0 क्लोज से साइन 1 ओपन आएगी, और इसमें जो रेंज आएगी वो 0 ओपन से साइन 1 आएगी। बट दोनों फंक्शंस में बहुत फर्क है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलिए Yes, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक फंक्शन। जितना मतलब आप एडवांस लेवल के लिए पढ़ सकते हैं मैंने आपको सब बता दिया। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे संभालते हैं। ठीक है।